अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। इरविन बुक का चैप्टर नंबर 5 है और उस चैप्टर का नाम है प्रोसीजर्स। बेसिकली प्रोसीजर्स का मतलब ये होता है कि मल्टीपल फंक्शंस जब आप यूज़ करते हैं ना अपने प्रोग्राम में, एक एक तो मेन प्रॉग आप यूज़ करते आए हैं, वो मेन कीवर्ड नहीं है, उसको आप बेसिकली आप सी प्लस प्लस की तरह यूज़ करते आ रहे हैं। हर बार आप मेन प्रॉग लिखते आ रहे हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी प्रॉग आप डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम के अंदर, असेंबली के एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसीजर हो सकते हैं और उन प्रोसीजर को हम कॉल करते हैं जस्ट लाइक फंक्शंस, जस्ट लाइक फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में जो हमने चीजें डिस्कस करनी है, वो पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो स्टैक ऑपरेशंस। पहला जो टॉपिक होगा वो स्टैक ऑपरेशन है। दूसरा, ये प्रोसीजर को किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। प्रोसीजर को किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से उसको यूज करेंगे। और फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ये कौन सी हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी, कोई बता सकता है? हम अपने प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? रिमशा, आप बताओ। सर Arvind.32। जी जी जी, बिल्कुल, ये लाइब्रेरी, इसके फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर का मेन थीम थीम है कि इसमें हमने स्टडी क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास स्टैक के ऊपर है, स्टैक ऑपरेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैक को। तो स्टैक के बारे में इंफॉर्मेशन है किसी के पास? तो इंफॉर्मेशन स्टैक होता क्या है? जी सर। हाँ जी, बोले। सर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जैसे पुश एंड पॉप है। जी जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये एक ऐसा यस डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो वैल्यूज प्लेस होती हैं, जो लास्ट में प्लेस होती हैं वो फर्स्ट आउट होंगी। ठीक है, जी लास्ट सर। इन। सर इसकी एक और एग्जांपल है, वो बड़ी अच्छी है कि जैसे हम गूगल ब्राउजर यूज करते हैं और हिस्ट्री जो है हमारी उसकी, जी उसको जी, जब चेक करें तो जो सारों से पहले की होती है वो सारों से लास्ट पे चले जाती बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही स्टैक ऐसे समझ लें कि जैसे ना बकेट है, बाल्टी है, और उसके अंदर आप कुछ चीजें प्लेस कर रहे हैं। तो बकेट का जो बॉटम साइड है वो बंद होता है या ओपन होता है? बकेट बाल्टी को बोलते हैं ना, तो बाल्टी का जो पैंदा होता है वो बंद होता है या ओपन होता है? बंद होता है। है। और बंद होता है सर, बंद तो क्लोज होता है सर। वहां पे जो बकेट है उसमें जो चीजें प्लेस करते हैं, आप किस एंड से करते हैं, टॉप एंड से? यस सर। और बॉटम एंड से। बॉटम एंड से कैसे? बॉटम एंड तो बंद है। सर टॉप से करेंगे और वो सर टॉप एंड से मतलब ही बॉटम इन में पहली चीज करेंगे, जाएगा। वहीं पे टॉप से रखी ही जाए आउट ना। करेंगे। जी सर। टॉप से इन होगी, टॉप से ही आउट होगी, ऐसे हाँ ही जी। ना? अच्छा, इसी तरह से जो स्टैक के बारे में अगर आपसे ये पूछे कि स्टैक का मेन पर्पस क्या है, स्टैक का मेन पर्पस क्या है, तो आपके माइंड में आती है कोई बात, स्टैक का मेन पर्पस क्या है? हाँ जी, बुले शहर। किसी को नहीं आइडिया स्टैक का पर्पस? हाँ जी, शाहजेब, आप क्या कहना चाहते हैं? आयशा। सर ये, जी सर, ये बेसिकली यूज तो पुश एंड पॉप ही हो रहा है। जैसे कि वो हम इंडेक्स होती है हमारी, कि वो अरे बनी होती है, तो उसमें हम कुछ चीज़ें इंडेक्स करने के लिए उसकी वैल्यूज को काउंट करते हैं उसके अंदर, नहीं, मेन तो पर्पस क्या है? इंडेक्स। मेन पर्पस मैंने पूछा है, मेन पर्पस। सर अगर हम अपना टेम्परेरी जो डाटा होता है उसको अगर स्टोर करना है, तो वो स्टैक के लिए नहीं होता। नहीं, टेम्परेरी डाटा तो आपका रैम में ही होता है, ये स्टैक भी रैम में ही बनता है। स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है एरे के साथ, स्टैक को इम्प्लीमेंट जी। किया जाता है लिंक लिस्ट के साथ। ये आप थर्ड सेमेस्टर में जो आपका डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा ना, उसमें आप स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है एरे के साथ, स्टैक को इम्प्लीमेंट किया जाता है लिंक लिस्ट के साथ। ठीक है,
मैं ये पूछ रहा हूँ स्टैक का बेसिक फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है स्टैक का? हाँ जी निमिषा। कोई और? आयशा कुछ कहने लगी थी। डाटा स्टोरेज नहीं, डाटा तो स्टोर करते हैं उसमें। मेन पर्पस क्या है स्टैक का? ये लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या मुराद है? सर जो लास्ट में डाटा आता है वो पहले हम यानी कि उसमें से निकाल आउट सकते करते हैं, हैं। आउट करते हैं। तो इससे क्या मुराद है, इससे क्या चीज अंडरस्टैंड होती है? सर जो सबसे बाद में आएगा वो पहले जाएगा। नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो तो समझ लग गई, पैटर्न तो समझ आ गया कि जो लास्ट में इन हुआ वो पहले आउट होगा। सर पहले आओ बाद में पाओ। अच्छा, पहले और बाद में पाओ। अब भाई इसमें मेन जो थीम है ना स्टैक का, वो है बैक ट्रैकिंग। एक लफ्ज में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। स्टैक का पर्पस क्या है? बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब रिवर्स ऑर्डर, जिस तरतीब से आप आए हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में आप मूव कर रहे हैं, यानी बैकवर्ड मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि जैसे आपको मैंने बताया कि आपके पास विंडो है, सपोज माई कंप्यूटर है। माई कंप्यूटर पे आपने डबल क्लिक किया, विंडो ओपन हुई। विंडो ओपन हुई, वहां पे आपके पास मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं, C, D, E, F जो भी है, ठीक है। डी ड्राइव में आपने अपने MSC का एक फोल्डर प्लेस किया हुआ है। आप डी को डबल क्लिक करते हैं, MSC के फोल्डर पे क्लिक करेंगे। MSC के फोल्डर ओपन करते हैं तो वहां पे दो फोल्डर मजीद मिलते हैं, एक सेमेस्टर 1 का और एक सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 के फोल्डर के अंदर फर्दर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 फोल्डर फर्दर पड़े हुए हैं, और आप हैं असेंबली के फोल्डर में। तो बैक मूव करें तो कहाँ पे अप्रोच करेंगे? अगर बैक का बटन मूव करते हैं या बैक का बटन प्रेस करते हैं तो आपका कंट्रोल किधर ट्रांसफर होगा? सर सारों से वो सेमेस्टर 1 के फोल्डर में होगा सर, जो फोल्डर शो कर रहा है सेमेस्टर 1 और 2 का। नहीं, MSC ना का सर। फोल्डर 2 के अंदर, सेमेस्टर 2 के अंदर 5 फोल्डर थे, और 5 फोल्डर के यानी 5 सब्जेक्ट के फोल्डर हैं। उनमें जो आपका असेंबली का फोल्डर, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, अच्छा तो, सर। तो वो सेमेस्टर 2 के फोल्डर में आएंगे ना। जी सेमेस्टर 2 के फोल्डर में। जब सेमेस्टर 2 के फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो कहाँ पे आएंगे? MSC के फोल्डर में। MSC और के फोल्डर MSC में के जी। फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो डी ड्राइव में। डी ड्राइव में। इस तरह जी से आपकी जी। बैक ट्रैकिंग हुई है। तो यहाँ पे भी स्टैक यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। आपको आइडिया है कि फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होता है? लास्ट टाइम हमने एग्जांपल भी देखी थी। सर ड्राइव में आ जाएंगे, वो तो आ गए हैं, अब फैक्टोरियल इस की बात ड्राइव में नहीं हमने कर डाटा रहे। प्लेस किया होगा। अब मैं सपोज करता हूँ ये 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 यस सर, ये फैक्टोरियल 4 निकालने के लिए 4 5 इंटू मल्टीप्लाई 4 4 फैक्टोरियल, 4। ऐसे है ना। यस सर, ऐसे फिर अब 4 3 से फैक्टोरियल, करेंगे फिर 2। जब तक 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं होता आपका 5 फैक्टोरियल जनरेट नहीं हो सकता, ऐसे। जी सर, नहीं हो तो, सकता। तो फिर आप 4 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे पहले। 4 फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए आपके पास 3 पैटर्न क्या है? 3 है सर, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल भी पेंडिंग में चला गया, ऐसे ही ना। जी सर, तो इसका पेंडिंग मतलब में आप जा रहा 3 है। फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 अब फैक्टोरियल, 3 2 को 1 फैक्टोरियल से भी करेंगे। पेंडिंग में चला गया। जी सर। अब क्या करेंगे? 2 अब सर फैक्टोरियल। 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1। और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? बाय डेफिनेशन 1 के इक्वल होता है ना। सर 1 के इक्वल ही है ना। हाँ जी। अच्छा, अब 1 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1। निकल आया। अब 1 फैक्टोरियल निकल आया, अब बैकवर्ड मूव करना है। यानी यहाँ से हम पुश करते जा रहे थे, और जो टॉप पे था 1 फैक्टोरियल आया था, 1 फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका रिजल्ट हमने प्लेस करना है इसकी जगह पे, इस 1 फैक्टोरियल की जगह पे। तो बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई।
तो जहाँ पे 2 फैक्टोरियल पेंडिंग में था, अब 2 फैक्टोरियल किस तरह से जनरेट हो रहा है, 2 into 1, ठीक है। जी सर। 2 फैक्टोरियल निकल आया, 2 फैक्टोरियल निकल आया तो 3 फैक्टोरियल निकल सकता है, 3 into 2, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल था ना। जी सर। अब 3 फैक्टोरियल निकला है 6 के इक्वल। इक्वल आ गया। अच्छा, अब 4 फैक्टोरियल जनरेट हो सकता है, 4 फैक्टोरियल 3। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आपने 6 निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आंसर 24। 24। और 4 फैक्टोरियल निकला है तो अब 5 फैक्टोरियल, यस सर। तो ये किसके इक्वल है, 120 के। 120। तो इस तरह से समझ आइए फॉरवर्ड मूविंग और बैकवर्ड मूविंग। यहाँ से आप वैल्यू को पुश करते जा रहे थे, स्टैक को यूज करते जा रहे थे, और यहाँ से वैल्यू को पॉप करते जा रहे हैं और हल करते जा रहे हैं। सही है, जी जी सर। सर सही है। ये मेन कंसेप्ट है आपका स्टैक जो है बैक ट्रैकिंग। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ेंगे या आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन का पता लगेगा कि स्टैक को आप इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे करते हैं। इसी तरह अगर आप अपने फ़ोन की कॉल बुक देखें तो कॉल बुक में टॉप पे वो फ़ोन नंबर आया होगा जिससे लेटेस्ट कॉल आई होगी, जो भी रिसेंट कॉल आई होगी ना वो उसकी टॉप पर होगी। ऐसे ही है ना, लास्ट इन जो कॉल हुई है वो आपको शो होगी टॉप पर, ठीक। अच्छा, अब बात आती है स्टैक होता क्या है। बेसिकली स्टैक हमने बात की है, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसका जो फॉर्मेट है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। लाइफो डाटा स्ट्रक्चर, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें वैल्यूज जो हैं वो लास्ट में जो इन होंगी वो पहले आउट होगी, ठीक है। और स्टैक के दो ऑपरेशन होते हैं जो दो मेथड कहलाते हैं, एक को कहते हैं पुश और एक को कहते हैं पॉप। एक को कहते हैं पुश और एक को कहते हैं पॉप। पुश का मतलब ये होता है कि वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप का मतलब होता है वैल्यू रिमूव कर रहे हैं वहां से, स्टैक से। अब मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको बकेट की, तो बकेट के टॉप से ही वैल्यू इन होगी, बकेट के टॉप से ही वैल्यू आउट होगी, ऐसे ही ना। जी सर जी ऐसे ही सर। है। ऐसे ही है, इसका मतलब एक टॉप एक ऐसी लोकेशन है जहां से वैल्यू इन हो सकती है, जहां से वैल्यू आउट हो सकती है। तो आपको टॉप लोकेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, रन टाइम स्टैक का मतलब ये है कि ये जो स्टैक है मेमोरी के अंदर जो बनता है स्टैक, टेम्परेरी मेमोरी बफर कह लें इसको, एरे कह लें, या आप लिंक लिस्ट कह लें, ये जो मेमोरी के अंदर बनता है ये बेसिकली रिवर्स होता है, मीन्स के उल्टा होता है। जब आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यू शेप में होगा, स्टैक जो है वो यू शेप का होगा, मीन्स के बॉटम से वन और ऊपर ऊपर उसका टॉप होगा। जब आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपने स्टैक यूज करना होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपने इरविन फाइल में प्लेस की होती है, ठीक है। इरविन फाइल को जब आप इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर एक और फाइल इंक्लूड होती है स्मॉल विन। स्मॉल विन की फाइल अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे स्टैक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो हर प्रोग्राम में स्टैक बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा होता है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, या बॉदरेशन नहीं आप करते उसकी, ठीक है। तो स्टैक के दो मेथड हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश का मतलब स्टैक में वैल्यू इंसर्ट इंसर्ट वैल्यू, करना, और पॉप का मतलब स्टैक से वैल्यू आउट रिमूव करना, वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके सामने एक ये रन टाइम स्टैक एक शो हो रहा है। नंबर ऑफ प्लेट्स हैं इसमें 10 प्लेट्स का ये स्टैक है। उसमें जो टॉप पे प्लेट है उसका नंबर 10 है और जो बॉटम पे है उसका नंबर 1 है। आपने जब भी प्लेट इंसर्ट करनी है या रिमूव करनी है तो टॉप से करेंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट है स्टैक का लाइफो स्ट्रक्चर, तो ये प्लेट्स का एक स्टैक है। इसी तरह अगर आप
आयरन किए हुए कपड़े अपने अलमारी में रखना चाहते हैं तो वो उसका भी एक स्टैक बनाकर रखते हैं। ठीक। अच्छा यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में, इस स्लाइड में देखें, ये एक स्टैक शो हुआ है और उसमें 5 ब्लॉक बनाए गए हैं। एक, ये 2, 3, 4, 5 ब्लॉक है। हर ब्लॉक का साइज कितना है बता सकते हैं? 32 बिट सर। 32 बिट, 4 बाइट। ठीक है, तो कैसे पता लगा आपको इन एड्रेसेस के डिफरेंस के बिहाफ पर? ये जो हर ब्लॉक का एड्रेस है इनके डिफरेंस के बिहाफ पर, और जो इसका ये जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना, स्टार्टिंग एड्रेस वो स्टैक सेगमेंट के पास होगा। स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस स्टैक सेगमेंट के पास होगा और ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद पिक हो जाता है। ठीक है। ओके अब अगर आप यहाँ पे एड्रेसेस को गौर से देखें तो FF0 उसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो 4 बाइट इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह इसमें 4 ऐड करेंगे तो 8, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? C की फॉर्म में। 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, तो 16 का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो 01, यानी F+1 फिर 16, तो इस तरह से आपके पास 1000 उसका एड्रेस बन जाएगा जो आखिरी एड्रेस होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे एक रजिस्टर आपको नजर आ रहा है, कौन सा है रजिस्टर? सर स्टैक पॉइंटर, ESP सर। ESP, स्टैक पॉइंटर, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जो कि स्टैक को मेंटेन करता है। मींस के स्टैक के अंदर वैल्यू इन होनी है या आउट होनी है इसके बिहाफ पर होगी, ESP के बिहाफ पर होगी। ESP उस लोकेशन को इंडिकेट करता है। ESP के पास वो इंडेक्स होता है या वो एड्रेस होता है जिस पर आपकी टॉप वैल्यू होती है। दोबारा, ESP के पास वो एड्रेस होता है जो टॉप वैल्यू का एड्रेस होता है। स्टैक के सर ये अंदर इसके जो अलावा और किसी पे नहीं हो सकता ESP? नहीं और कोई नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद यूज होता है। ठीक है असेंबली सर। में बाय डिफॉल्ट ESP यूज होता है, आप अलहदा से यूज नहीं कर सकते। तो इसका मेन फंक्शन ही स्टैक पॉइंटर है, स्टैक को पॉइंट आउट करना, स्टैक की टॉप वैल्यू को पॉइंट करना। और इसके अंदर एड्रेस कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है। अब अगर वैल्यू इंसर्ट होनी है, एक और वैल्यू इंसर्ट होनी है, तो ESP पहले कहाँ पे जाएगा? सर ESP उससे ऊपर चला जाएगा। कहाँ पे? इससे ये जो इंडेक्स है ऑफ साइड वाला, साइड वाला है, इससे ऊपर जब हम ऐड करेंगे एक और ब्लॉक करेंगे ऐड, अच्छा, तो रन ये टाइम स्टैक में मैंने आपको बताया था उल्टा काम होता है, उसने बॉटम की तरफ मूव करना है। ठीक है, बॉटम की तरफ नीचे आ 4 जाएगा। बाइट डिक्रीज करेगा। जब इंसर्ट करनी है वैल्यू, नई वैल्यू इंसर्ट होनी है, तो एड्रेस जो भी करंट एड्रेस है उसमें 4 का डिफरेंस डालकर वो ESP आपके इस लोकेशन पर आ जाएगा और इस लोकेशन पर आप जो वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक और वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है, फिर 4 बाइट का डिक्रीमेंट होगा एड्रेस में। अगर तो आपने वैल्यू रिमूव करनी है तो 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। ये पॉइंट समझ आया सबको? वही पॉइंट समझ आया? जी सर। वैल्यू इंक्रीज करने पर एड्रेस में डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू रिमूव करने पर इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सर ये उल्टा क्यों सिस्टम है, ये तो इंक्रीज ये रन करने से टाइम, होगा? इसलिए इसको रन टाइम स्टैक बोलते हैं। ये असेंबली में इस तरह से यूजेस है इसका। तो मतलब ये इसकी निशानी है रन टाइम की। रन टाइम की इस तरह से यूज होता है। अच्छा, आप देखिए ठीक यहाँ है। पे दूसरी वैल्यू जब प्लेस की है तो ESP इस एड्रेस पर आ चुका है, FFC पर आया था, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू प्लेस हुई है। ठीक है। जी सर। इंक्रीमेंट होने पे एड्रेस में डिक्रीमेंट होता है, सॉरी डिक्रीमेंट। वैल्यू नहीं ऐड करने पर, यानी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने पर ESP डिक्रीमेंट होगा 4 का या 2 का। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पुश ऑपरेशन, कुछ और ऑपरेशन पुश हुए हैं, मीन्स के कुछ और वैल्यूज ऐड हुई हैं।
स्टैक के अंदर, जी सर हुई है। तो वहां पे ESP की लोकेशन देखें, जो टॉप पे वैल्यू आई है ना, जो लास्ट में जो वैल्यू आई है उस जी लोकेशन सर पर है। उस लोकेशन पे आ गया हुआ। अब यहाँ पे देखें पॉप ऑपरेशन हुआ, पॉप ऑपरेशन से जो वैल्यू आपने पॉप करवानी है ना, जिस रजिस्टर से आपने, जिस रजिस्टर में आपने स्टोर करवानी है, वो पॉप करवाने के बाद आपने उस रजिस्टर का नाम लिखना होता है। ठीक है, कंटेक्स्ट मैं अभी बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पे पहले दिया हो तो पहले बता देते हैं। जब वैल्यू पॉप होगी, जब ये वैल्यू पॉप होगी तो ये किसी रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल में जाएगी, और ये ESP जो है 4 बाइट इंक्रीज करके ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, मींस के उससे प्रीवियस एड्रेस पे चला जाएगा। देख रहे हैं आप, 2 को रिमूव किया, पॉप किया, तो ESP कहाँ पे है, ESP से ऊपर FF8 पे आ चला गया, FF8 पे आ गया, 4 का इंक्रीमेंट हो गया उसमें। जी सर 4 का इंक्रीमेंट। अच्छा, यहाँ पे इनका सिंटैक्स है पुश एंड पॉप। सर जब पॉप करना है हमें तो वो लास्ट वैल्यू ही जाएगी ना? लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, बिल्कुल लास्ट वैल्यू। ठीक। अच्छा, यहाँ पे पुश एंड पॉप का सिंटैक्स है। पुश से आप क्या क्या पुश करवा सकते हैं, यहाँ तो आप रजिस्टर 16 बिट की वैल्यू पुश कर सकते हैं, या मेमोरी वेरिएबल 16 बिट का हो सकता है उसको पुश कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। इसी तरह 32 बिट का रजिस्टर, यहाँ मेमोरी वेरिएबल, या 32 बिट की इमीडिएट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को भी पुश कर सकते हैं। ठीक है, और पॉप में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू आप पॉप करवाएंगे, या तो 16 बिट की अगर वैल्यू पॉप करवाइए तो 16 बिट के रजिस्टर में, या 16 बिट की मेमोरी वेरिएबल में। अगर आपने 32 बिट की वैल्यू पॉप करवानी है तो यहाँ तो फिर 32 बिट के रजिस्टर में प्लेस करवाएंगे, या फिर 32 बिट के मेमोरी वेरिएबल में। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर जो पुश होगी वो भी लास्ट पे होगी या वो अरे के फर्स्ट पे होगी? नहीं, जो पुश होती है, पुश फंक्शन का मतलब ये है कि उसने सबसे पहले ESP में 4 का डिक्रीमेंट करवाना है। ESP में 4 का डिक्रीमेंट करवाने के बाद वैल्यू इंसर्ट करवानी है पुश ऑपरेशन में। जो पॉप होगा, पॉप ने पहले वैल्यू रिमूव करवा के रजिस्टर में या मेमोरी वेरिएबल में सेव करवानी है, और फिर ESP में 4 का इंक्रीमेंट करना है या 2 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है। स्टैक में ESI की वैल्यू पुश की गई है, स्टैक में ECX की वैल्यू पुश की गई है, और स्टैक में EBX की वैल्यू पुश की गई है। तो अब बता सकते हैं टॉप पर कौन सी वैल्यू होगी? ESP किसको लोकेट करेगा, किसकी वैल्यू को लोकेट करेगा? बताओ भाई, ये 3 स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट किए हैं। तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ESP किसकी वैल्यू को लोकेट करेगा? सर EBX की। EBX की, क्योंकि लास्ट में जो EBX आया है वो टॉप पर वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह ESI के अंदर कुछ वैल्यू, dword val एक वेरिएबल है, उसका ऑफसेट प्लेस कर दिया। फिर इसी तरह लेंथ ऑफ dword val एक वेरिएबल है, उसका लेंथ हमने निकाल के ECX में यूज कर ली, प्लेस कर दी, और dword val उसकी टाइप EBX में डाल दी। फिर एक मेमोरी, पूरी मेमोरी को हमने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद जब हम पॉप करेंगे तो EBX में पहले वैल्यू आएगी, क्योंकि लास्ट में आपने EBX की वैल्यू प्लेस की थी ना, पुश की। जी। जब आप पॉप करेंगे तो EBX की वैल्यू ही वापस आएगी। आपकी मर्जी है EBX में स्टोर करवा दें, आपकी मर्जी है EAX में स्टोर करवा दें, आपकी मर्जी है किसी भी रजिस्टर या मेमोरी वेरिएबल में उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। इस पॉइंट की समझ आई है? जी सर। भाई जिसकी जो वैल्यू थी, जो पुश की थी, आपकी मर्जी है वो उसी रजिस्टर में सेव करवाएं या ना करवाएं। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर।
नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एक हमने नेस्टेड लूप जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखा था कि आपका आउटर लूप और इनर लूप दोनों के लिए लूप काउंटर सेम होता है। और वो लूप काउंटर क्या कहलाता है, ये लुबना बताएगी, आज इसने पढ़ा है। लूप काउंटर कौन सा रजिस्टर होता है? सर ECX। ECX। तो जब आपने लूप यूज करना है इनर के लिए भी और आउटर के लिए भी, तो उसके लिए ECX चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जब पहले हमने प्रोग्राम बनाया था नेस्टेड लूप में, तो हमने ECX की वैल्यू EBX में सेव की थी या टेम्प वेरिएबल में सेव की थी, और यहाँ पे उसको रिस्टोर करवाया था। ऐसे ही था ना? जी सर। तो यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेरी वेरिएबल या रजिस्टर में प्लेस करने की बजाय पुश कर दिया, और यहाँ पे उसको जब दोबारा यूज करना है तो रिस्टोर करवा लिया, पॉप करवा लिया। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो कहते हैं जी कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको रिवर्स ऑर्डर में आपने शो करवाना है। तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे शो करवा सकते हैं? अब करेक्टर बाय करेक्टर आप पुश करते जाएं जितनी लेंथ है उसकी, और उसको उसी तरह से लूप चलाते हुए करेक्टर बाय करेक्टर पॉप करवाते जाएं, शो करवाते जाएं, तो आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। हाँ जी, है क्वेश्चन? यहाँ अगर सोर्स कोड को आप देखेंगे ना, सोर्स कोड में वो कहता है जी EAX को आप पुश कर रहे हैं, तो आप एक करेक्टर को EAX में प्लेस क्यों करते हैं? ये क्या रीजन होती है इसकी? उसकी रीजन भी उसने नीचे लिखी है ब्लॉक में, कौन पढ़ के बताएगा? हाँ जी बताएं शाहजेब। सर ये लिखा हुआ है बिकॉज ओनली वर्ड और डबल वर्ड वैल्यूज कैन बी पुश्ड ऑन द स्टैक। हाँ ये जी, सर 8 जी बिट सर की वैल्यू आप प्लेस नहीं कर सकते, या तो 16 बिट की प्लेस कर सकते हैं, या या 32 बिट की वैल्यू 32 स्टैक में पुश कर सकते हैं। ये रूल है। जी सर रूल ठीक है। है, इसलिए अगर 8 बिट का डाटा आपने प्लेस करना है तो पहले उसको 16 बिट या 32 बिट वाले रजिस्टर में या मेमोरी वेरिएबल में प्लेस कर सकते हैं आप, फिर आप उसको पुश करें। ठीक है, अच्छा वो यहाँ पे कहता है जी कि आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। यूजर कैन इनपुट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग, अच्छा यूजर इनपुट करेगा स्ट्रिंग 1 से लेकर 50 करेक्टर के दरमियान, और उसको रिवर्स आपने करना है। वही प्रोग्राम जो पहले आपने उसको लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, आपके पास सोर्स कोड आपके सामने होगा, उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक लिस्ट यानी एक एरे डिक्लेयर करनी है, और उसमें यूजर से 32 बिट के इंटीजर वैल्यू लेनी है, और उन्हें रिवर्स ऑर्डर में शो करना है आपने। ये हम नेक्स्ट जो अभी लेक्चर है ना उसमें हम देख लेते हैं कोडिंग के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, पुश एफडी, पॉप एफडी। जब आपने फ्लैग रजिस्टर को स्टैक में सेव करना है तो आप पुश एफडी यूज करेंगे, और इसी तरह से जब आपने फ्लैग रजिस्टर को रिस्टोर करवाना है तो आप पॉप एफडी यूज करेंगे। इसके साथ कोई ऑपरेंड और ऑपरेंड यूज नहीं करेंगे आप। पुश एफडी सिंगल यूज होगा और पॉप एफडी भी सिंगल यूज होगा। इसी तरह अगर आप 32 बिट के रजिस्टर्स की वैल्यू स्टैक में स्टोर करवाना चाहते हैं, सारे 32 बिट की वैल्यूज को स्टैक में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? पुश एडी। जब आपने 32 बिट के रजिस्टर की वैल्यू रिस्टोर करवानी है तो आप लिखेंगे पॉप एडी। ठीक है, इसी तरह से 16 बिट के लिए पुश ए, और 16 बिट रिमूवल के लिए पॉप ए। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है, फिर वो कहता है जी आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने
इन रजिस्टर्स को वैल्यू असाइन करनी है और फिर आपने पुश एडी यूज़ करना है और उसके बाद आपने लूप यूज़ करना है ताकि हर इंटीजर को आप रिस्टोर करवाएं, रिमूव करवाएं स्टैक से और डिस्प्ले करें ऑन स्क्रीन। क्लियर? बना सकते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कोडिंग परफॉर्म करें सारी? सर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते हैं। ओके, ओके सर। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।